जय हिंद दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो वो कुछ अच्छा होने के लिए ही होता है। ये बात तमिलनाडु स्टेट के ऊपर अभी फिलहाल करंटली में एकदम फिट बैठती है। मामला क्या था? मामला ये था कि तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है और वहाँ के जो गवर्नर हैं, इन दोनों के बीच में कुछ हॉट टॉपिक्स बने हुए थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट बने हुए थे बिल्स को लेकर। तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक दिया शानदार वर्डिक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑन गवर्नर्स पावर इन तमिलनाडु केस। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये केस क्या था, क्या कॉन्फ्लिक्ट गवर्नर और वहां की स्टेट गवर्नमेंट के बीच चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग माथुर और आप देख रहे हैं सिविक सेंस यूपीएससी चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए जानते हैं कि आखिरकार इशू क्या था। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी बिल होता है और वो एक्ट बनने की पोजीशन में होता है तो सबसे पहले वो जाता है गवर्नर के पास और गवर्नर उस पर देता है अपना असेंट, यानी कि अपनी देता है सहमति, और उसकी सहमति के बाद ही कोई बिल एक्ट बन पाता है। यही चीज तमिलनाडु स्टेट में हुई थी। तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने 10 बिल दिए थे गवर्नर को साइन करने के लिए, यानी उनके असेंट के लिए। लेकिन जो तमिलनाडु के गवर्नर थे R N Ravi, उन्होंने इस बिल को रिजर्व कर लिया था फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन नवंबर लास्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दो जजेस की यहाँ पर बेंच बैठती है, JB पर्दीवाला और R माधवन, और निकल के आता है एक शानदार सिग्निफिकेंट डिसीजंस। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि जब बिल गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर के पास कोई टाइमलाइन नहीं है कि वो इस बिल को रिटर्न कब करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 का रेफरेंस दिया। आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 200 है वो डील करता है इश्यू ऑफ ग्रांटिंग असेंट टू बिल, यानी कि किसी बिल को अपनी सहमति देना। जब भी कोई बिल लेजिस्लेचर से पास होकर गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर के पास चार ऑप्शंस वहां पर मौजूद रहते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि गवर्नर उस बिल को अपनी असेंट यानी कि अपनी सहमति दे सकता है और वो बिल एक्ट बन जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि गवर्नर उस बिल पर अपनी सहमति को रोक लेता है। तीसरा जो ऑप्शन गवर्नर के पास होता है वो उसको रिटर्न करना होता है फॉर द कंसीडरेशन। और जो चौथा ऑप्शन होता है, चौथी जो पावर होती है गवर्नर के पास, वो होती है कि वो उस बिल को रिजर्व कर लेता है फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और यही मुद्दा यहाँ पर बना हुआ था। तो आर्टिकल 200 में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि गवर्नर इस बिल को रिटर्न करेगा एज सून एज पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर कोई भी टाइमलाइन का जिक्र नहीं किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना था कि अगर यहाँ पर कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं किया गया होता है तो यानी कि इनडेफिनेट टाइमलाइन की जब यहाँ पर बात आती है तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो खुद को पैरालाइज महसूस करती है। वो उसको लगता है कि वो अब आगे काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब भी वो कोई बिल लाती है तो वो बिल गवर्नर के पास जाके अटक जाता है अगर गवर्नर चाहे तो। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया और इस जजमेंट में उसने जो टाइमलाइन थी उसको सेट किया गवर्नर्स के लिए। और इस टाइमलाइंस को मैक्सिमम यानी 1 महीने से लेके और 3 महीनों के बीच में फिक्स किया गया गवर्नर्स के लिए, ताकि वो उस बिल पर एक्शन ले सके और उस बिल को अगर उनको रिटर्न करना हो तो उस बिल को रिटर्न कर सके। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं गवर्नर की। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 से लेके 167 जो कि पार्ट 6 में आते हैं, वो बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं, है ना। अब यहाँ पर सातवां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1956 में, इसमें ये कहा गया था कि कोई भी सेम पर्सन उसको एक या दो से अधिक राज्यों का एक साथ एक ही टाइम पीरियड में क्या बनाया जा सकता है, क्या अपॉइंट किया जा सकता है, गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट करता कौन है? देखिए, आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, यानी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। लेकिन गवर्नर को ना तो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है जनता द्वारा और ना ही इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। गवर्नर को इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है,
और प्रेसिडेंट द्वारा गवर्नर को इलेक्ट किया जाता है। और साथ के साथ यहाँ पर दो क्वालिफिकेशंस और दी गई हैं कि गवर्नर्स को इलेक्ट करने की, क्या कि उसको इंडिया का नागरिक होना यानी कि भारत का नागरिक होना जरूरी है, यानी उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा, उसकी जो एज है वो 35 कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो हमारे संविधान में दिए हुए हैं। आर्टिकल 153 कहता है कि भाई हर राज्य में एक गवर्नर होगा, देयर शेल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। आर्टिकल 155 कहता है कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 156 कहता है कि अगर गवर्नर कोई अपना ऑफिस होल्ड कर रहा है तो वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ही द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 157 एंड 158 गवर्नर की क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। और आर्टिकल 163 कहता है कि गवर्नर अपना काम बिना मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बिना नहीं करेगा। ठीक है। अब होता क्या है कि गवर्नर को लेके है ना हमेशा कोई ना कोई डिस्प्यूट बना रहता है, क्योंकि यूनियन में मान लीजिए कोई अलग पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में कोई अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, तो गवर्नर किसके द्वारा चूज किया जाता है? यूनियन के द्वारा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यूनियन में ए पार्टी की यहाँ पर क्या है, सत्ता है, और स्टेट में बी पार्टी की सत्ता है, तो कभी कभी क्या होता है कि यूनियन उन चीजों को करने से रोक देता है जो होनी चाहिए होती है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा होता ही है, बट ऐसा हो भी सकता है। तो यहाँ पर इसको सुधारने के लिए बहुत सारे कमीशन स्टेब्लिश्ड किए गए थे, जिनमें एक सरकारिया कमीशन था जिसको 1983 में स्टेब्लिश्ड किया गया था गवर्नर को रिफॉर्म्स करने के लिए, जिसमें कहा गया था कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो उस संबंधित स्टेट के चीफ मिनिस्टर की कंसल्टेंसी के बाद ही किया जाएगा। साथ ही उसमें ये भी सुधार करने की एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि अगर कोई बंदा कोई गवर्नर बनेगा तो वो जिस स्टेट में गवर्नर बनाया जाएगा उस स्टेट के आउटसाइड स्टेट का होना चाहिए, यानी कि सेम स्टेट का वो नहीं होना चाहिए। साथ के साथ उसके टेन्योर को फिक्स किया गया था 5 साल। और साथ के साथ उसके रिमूवल की भी यहाँ पर बात की गई थी कि उसका रिमूवल सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में ही किया जा सकता है ना। अब यहाँ पर मैं एक आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें पूछा गया है कि गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी ए डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन रिसेंट पास्ट। ठीक है। ये जो सिफारिशें थी ये किसके द्वारा सजेस्ट की गई थी? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इन ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं और आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।